तो आपको है सम ऑफ, मुझे बंद करना पड़ेगा पहली बात, बड़ी देर बाद हो रही है। उसके पास वैसे ही नहीं होगा जिससे पूछो। है तुम्हारे पास है? ये स्कूल वाला बैग है क्या? अच्छा, सच में मुझे उम्मीद नहीं थी। लेट मी नॉट बी वेरी जजमेंटल एंड यू नो, मैं ऐसे बोलती नहीं हूँ, पर मुझे पूरा विश्वास था तुम्हारे पास नहीं होगा, पर अच्छी बात है अगर है। वेरी हैप्पी। चलो स्टार्ट। कौन कौन रह गए बच्चे जो नहीं आए हैं? अर्जुन वहां पे गई हुई, आज आपकी साइंस क्लास भी थी 3 to 4। हाँ, सम ऑफ 4 नंबर्स इज 32। हाँ जी, सम ऑफ 4 नंबर्स 32। आगे and the ratio of product of first and last term to the consecutive middle term is 7 मतलब पता क्या दिया हुआ है, A1 इंटू A4। A4। हाँ, लास्ट टर्म तो यही हुई ना, मैम सम ऑफ 4 consecutive numbers बोल रहे हैं 32। हाँ, तो रेशियो क्या बोली हुई है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म टू सेकंड एंड थर्ड टर्म। क्या रेशियो है? 7 रेशियो 7 रेशियो 15। तुम क्या कह रहे हो, द प्रोडक्ट ऑफ रेशियो है? क्वेश्चन तुम्हारे पास दो? नहीं, वो तो सेट की तो मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन है कौन सा पूछता आप पूछे चलो ये क्वेश्चन अगर करना है 5:7:15 का होगा, है ना? ये क्वेश्चन अगर होगा तो यही होना चाहिए। चलो एनी केस ये हम कर लेंगे, आ जाओ। अब इसको आपको कुछ नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन जो अगर आपको एपी में आता है, हम इसे कैसे हैंडल करेंगे। सम ऑफ 4 नंबर्स, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स कही हो, 4 नंबर्स इन एपी, मतलब वही कंसेक्यूटिव टर्म्स ही होती है, ठीक है? AN4 होगा, AN4 होगा। n नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। लेट द टर्म्स बी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। मुझे एपी के बारे में कुछ स्पेशल टर्म्स नहीं पता, कुछ स्पेशल फॉर्मूला नहीं पता, आई नो जस्ट दिस थिंग, so this is how I will start. Let the 4 numbers be a plus d, a plus 2d लिखो, a plus 3d. Let the 4 numbers in AP be given. इसमें अलग तरह से दिया हुआ है, 4 नंबर्स का स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है? दैट इज अनदर थिंग। चलो किया था ये -3d करके, माइनस डी ए प्लस डी, किसने किया था? मैं बताती हूँ, वो होता है स्पेशल। अगर मैंने आपको कहा था कि 4 नंबर्स अगर हमें एपी में दिए हैं तो मैं उसे इजी वे में करना चाहूंगी, तो मैं कैसे लूंगी जो आपको याद नहीं आ रहा, जो आपको समझ नहीं आ रहा, दैट इज व्हाई आई एम फॉलोइंग दिस मेथड। मैं अभी आपको यूजुअल वे में करवा रही हूँ कि हम यूजुअल कैसे करेंगे, मैं दूसरा वे भी करवा दूँ, ठीक है? इतना समझ में आ गया सबको? कौन कौन नहीं आया अभी क्लास में आज? ऋषा 25th है ना? ऋषा, अंबिका, आश्री, अर्जुन इज हियर, हरगुन, गुरशान, आरुष, तरन, श्रेष्ठ, हर्षित, वंशिका, आरव, साकेत, कन्वर, रियान नहीं आया, तन्मय, दामिर, अरे बस ये सब नहीं आए। हरगुन, तरन, हाँ मुझे पता है, श्रेष्ठ। अब तुम्हें नहीं पता इस क्वेश्चन के बारे में, आपने पहली बार इसे पढ़ा है, आपको नहीं पता कि a-3d करके लेते हैं, दैट इज अ स्पेशल केस दैट वी नीड टू रिमेंबर। मैंने आपको करवाया भी था कि जब भी हमें 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स दी होती है तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम ये लेते हैं। आपको नहीं पता तो अब आप क्या करोगे, आपको 4 नंबर्स का सम दिया हुआ है, तो आप लिखोगे a प्लस डी, a प्लस 2d प्लस a प्लस 3d। इन चारों को ऐड किया तो सम कितना बनता है? 32। लिखो, यहां से हमारे पास क्या आएगा? 4a प्लस 6d इज इक्वल टू 32। अब इसमें हम क्या कॉमन लेंगे? 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लिया, 2a लिखो इसको, प्लस 3d इज 32। तो 2a प्लस 3d किसके इक्वल बन जाता है? 60।
ये वाले मेथड से क्वेश्चन सिर्फ लंबा होता है अगर 4 नंबर लेते हो। अगर 4 नंबर दिए हो और हम क्वेश्चन को अपने यूजुअल सेंस में ही लेते हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। ठीक है, चलो इसके बाद अब हम क्या करेंगे। अब आपको दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट। आपकी फर्स्ट टर्म क्या है? ए। लास्ट टर्म क्या है? ए प्लस 3d। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या है? ए प्लस डी। और थर्ड टर्म क्या है? ए प्लस 2d। ये रेशियो क्या दी हुई है? 7/15। अब हमें इन्हें मल्टीप्लाई नहीं करना होता, हमें क्या करना है, पूरे क्वेश्चन को एक सिंगल वेरिएबल की फॉर्म में लेकर आएंगे। तो मैं क्या करती हूँ, या तो ए की या डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो 3d, डी नहीं करते, ए को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो मैं लिखूंगी 2a इज इक्वल टू 16 माइनस 3d। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 16 माइनस 3d डिवाइड बाय 2। नाउ आई विल पुट दिस वैल्यू इन माय दिस इक्वेशन। जो हमें प्रोडक्ट की रेशियो दी हुई है उसमें हम ये वैल्यू अब पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 16 माइनस 3d अपॉन 2। इसमें बस अब आपकी कैलकुलेशंस हैं जो लंबी चौड़ी रहेंगी, अदरवाइज ये क्वेश्चन अब जो है आपको ना कि सॉल्विंग नहीं हो सकती, ये सिर्फ अब कैलकुलेशन है जिसे हमें ध्यान से करना है। ए था ना यहाँ पे 16 माइनस 3d बाय 2 प्लस 2। ये सिर्फ अब आपकी कैलकुलेशंस है। तो व्हाट आई विल एडवाइस इज, आप इस वाली कैलकुलेशंस को, जैसे हम ये फ्रैक्शन में करते हैं ना, सबसे बड़ी गलती ये होती है हम पूरे क्वेश्चन को इकट्ठा लेते हैं। इसको अलग से लिख लो, अलग से कैलकुलेशंस करके ना क्वेश्चन टर्म यहाँ पे लिख देना। मतलब बार बार सारा क्यों लिखना। ये मैं क्या करूंगी, 16 माइनस 3d अपॉन 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये 16 माइनस 3d अपॉन 2 प्लस 3d। पहले इस पार्ट को मैंने उठाकर सॉल्व करना शुरू किया, समझ में आ गया? क्या आ जाएगा? 16 माइनस 3d अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस 3d प्लस 6d अपॉन 2। ये बनकर आ गया, राइट? क्लियर है ना? ये मैंने यहाँ पे एलसीएम दिया है, ये अलग से टर्म है, ये अलग से इसकी ब्रैकेट्स को सॉल्व किया तो यहाँ पर 16 माइनस 3d प्लस 6d आ गया अपॉन 2। क्लियर हो गया इतना सबको? अब हम इसमें क्या करेंगे, 16 माइनस 3d अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 16 प्लस 3d अपॉन 2। सॉल्विंग आसान होगी इसकी, जो इतनी लंबी चौड़ी लग रही थी। ऐसे ही अब नीचे वाली टर्म्स को सॉल्व करो। नहीं आया, श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्कूल आया था। चलो करो सॉल्व। मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करवानी है और ये बच्चे एब्सेंट हो जाते हैं, तो बाद में कहेंगे ना मुझे समझ में आया, मुझे समझ में आया। ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे, हाँ इसी मेथड से बहुत लंबा हो गया है ना। आपका जब ये नीचे भी सॉल्व होगा तो ये बन जाएगा 16 माइनस 3d प्लस 2d डिवाइड बाय 2, 16 माइनस 3d प्लस 4d डिवाइड बाय। ठीक हो गया? हमारी दोनों टर्म्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सॉल्व होकर बन जाता है
16 minus 3D into 16 plus 3D divide by 4 और नीचे बनता है 16 minus D 16 plus D divide by 4। ये 4 कैंसिल हो गया। यहाँ रेशियो है 7:15। अब देखो ऊपर भी बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, नीचे भी बन रहा है a माइनस बी ए प्लस बी। तो ये आ जाएगा 256 माइनस 9d स्क्वायर 256 माइनस डी स्क्वायर 7/15। अब सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ही रह गई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे d आ जाएगा, d से a की वैल्यू आएगी, देन यू विल गेट द आंसर। क्लियर हो गया इतना? मल्टीप्लाई करो 256 into 15 minus 135 d square 256 into 7 minus 7d square। यही हुआ। इसको जब सॉल्व करोगे तो 256 into 15 minus 256 into 7 is equal to minus 7d square plus 135d square। यहां ये आ जाएगा 128d square। यहाँ पे कैलकुलेशंस भी, अब मैं 256 कॉमन ले रही हूँ तो 15 माइनस 7 की कैलकुलेशन रह जाएगी, जो हो जाएगा a। देखो कैलकुलेशन भी हमारी इजी हो जाती है अगर हम मल्टीप्लिकेशन के चक्कर में ना पड़े। तो हमारा d स्क्वायर आ गया 16, d की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 4। ठीक है, अगर अब d हमारा प्लस माइनस 4 आ गया है तो आपने a की वैल्यू क्या ली थी 16 माइनस 3d बाय 2। हाँ जी, एक बार d को डालेंगे +4, एक बार d को डालेंगे -4। दोनों केसेस में a की वैल्यू निकाल लेंगे, आपके पास 4 टर्म्स आ जाएंगी। इसका क्विक और एक स्मार्ट वे होता है करने का, जो हम कैसे करते हैं क्विक एंड स्मार्ट वे। उसमें पता आप किस चीज में कंफ्यूज हो रहे हो? जब a आता तो हमें लगता है फर्स्ट टर्म आ गई, और जो हमने टर्म्स लिए उनके साथ वो फर्स्ट टर्म कॉरेस्पॉन्ड नहीं करती। इस क्लियर हो गया इतना? a की वैल्यू आप क्या लेंगे, आप यहाँ पे +4 पुट करोगे, 16 माइनस 12 डिवाइड बाय 2, 4/2 कितना आ गया? यहाँ पे -4 पुट करोगे तो 28/2 40। तो आपकी फर्स्ट टर्म है 2, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 6, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 10, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 14। अगर इससे चलोगे तो फर्स्ट टर्म है 14, नेक्स्ट टर्म क्या है 10, नेक्स्ट टर्म क्या है 6, नेक्स्ट टर्म क्या है 4। तो आइदर these 4 numbers or these 4 numbers 2 आंसर। ठीक है, आइदर द फर्स्ट 4 नंबर्स जो हमने निकाले हैं या लास्ट के 4 नंबर्स, ये हमारे इसमें आ गए एपी में, जो हमें 4 नंबर्स चाहिए। ठीक हो गया? ये हमारा यूजुअल वे है करने का, कि हमें कुछ नहीं आता, हमने 4 नंबर्स ले लिए, लंबी कैलकुलेशंस में उलझ गए। अब इसका स्मार्ट वे क्या होता है जो तुम कह रहे हो? मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें ना ये ट्रिक होती है या एक स्मार्ट वे होता है याद करने का, 3 टर्म्स इन एपी दिया, उसमें मैंने क्वेश्चन में देखा, आपको 3-4 बार ये क्वेश्चन दे दिया मैंने, एंड आई फील कि बोर्ड जो है ना, ये आपके स्कूल वाले ये वाला क्वेश्चन अब दे देंगे। ठीक है, बोर्ड भी और आपके स्कूल वाले भी ये वाला क्वेश्चन 3 टर्म्स 4 टर्म्स वाला क्वेश्चन देंगे, बेस्ड ऑन द पास्ट पैटर्न। जितना बोर्ड अब थोड़ा सा रिस्क ब्रेकिंग हो रहा है, सीबीएसई बोर्ड ही जितने क्वेश्चंस वो अलग से डाल रहा है ना, तो लगता है कि ये क्वेश्चन डाल देंगे। तो 3 टर्म्स इन एपी जब हम लेते हैं तो कैसे लेते हैं? इसमें ना हम कोशिश करते हैं वो टर्म्स ले, क्योंकि जब भी 3 या 4 टर्म्स दी होती है ना, हमें सम मेंशन किया होता है। तो हम क्या करते हैं, हम टर्म्स इस तरह से लेते हैं कि हमारा डी जो है ना वो सम में कैंसिल हो जाए। तो सबसे इजी होता है 3 टर्म्स में लेना, a माइनस डी, a प्लस डी। ये होती है 3 कंसेक्टिव टर्म्स इन एपी। इसका फायदा क्या है? अगर सम दिया हुआ है 27 है ना, आप क्या कर रहे हो a माइनस डी प्लस a प्लस डी। अब जब हमने 3 कंसेक्टिव टर्म्स को इस तरह से लिया है ना, तो ये हमारी बनती है फर्स्ट टर्म, ये बनती है सेकंड टर्म और ये बनती है थर्ड टर्म। इनका सम कितना दे दिया 27। फायदा क्या होता है? ये डी और डी कैंसिल, 3a की वैल्यू क्या आ गई 27, a की वैल्यू क्या आ गई 9। ये जो 9 आया ना, ये आपकी मिडिल टर्म आई। ये कौन सी टर्म थी? देखो सेकंड टर्म, ये इन बिटवीन वाली टर्म आ गई। यहाँ पे 9
यहाँ पे 9 माइनस डी, यहाँ पे 9। अब आप जो भी इक्वेशन फॉर्म करोगे वो एक सिंगल डी में होगी। आपको दिया होगा प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इज स्क्वायर ऑफ दिस, कुछ भी करके दिया होगा। अब सेकंड इक्वेशन प्रोडक्ट में दी होगी, तो प्रोडक्ट में जब भी टर्म दी है इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल इफ वी डू इट इन वन वेरिएबल। समझ में आया? राइट? गलती क्या हो रही थी आपकी, ए की वैल्यू आई, आपने कहा फर्स्ट टर्म 9 है, कॉमन डिफरेंस 2 निकला या 3 निकला, जो भी निकला, 9, 12 एंड 15 ये नंबर्स बन गए। जो आपका ए आया है इस केस में वो आपकी सेकेंड टर्म के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है। समझ में आ गया इतना? दिस वॉज द ओनली मिस्टेक दैट यू वर डूइंग। तो मैंने ये मेथड छोड़ दिया था कि नहीं मैं और नहीं समझाऊंगी क्योंकि कंफ्यूज हो रहे हो। राइट? अब यही अगर 4 नंबर्स एपी में दिए जाते हैं, 3 ना बहुत कॉमन हो गया, समझ भी आ जाता है। 4 टर्म्स इन एपी इज टेकन एज, लिखो, ये याद ही करना पड़ता है। आफ्टर फ्यू टाइम्स समझ में आना शुरू हो जाएगा कि 4 टर्म्स इन एपी का पैटर्न ये होता है। 4 टर्म्स थी ना, तो हम 3 से स्टार्ट करते हैं, -3 से। इवन नंबर ऑफ टर्म्स है ना, अगर 6 टर्म्स दी है तो मैं -5d से स्टार्ट करूंगी, और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो 2d का हो जाएगा। -3d -d +d +3d। समझ में आ गया ये? राइट? समझ में आ गया नहीं हमें? अब देखो ये क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान हो गया। इन चारों टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है आपको? कितना दिया हुआ था? 32। जो चीज हमने बहुत लंबी कैलकुलेशन से निकाली है ना, अब वो बहुत इजीली निकल आए। ये लेना ही पड़ता है ना, मतलब दिस इज अ, याद रखना मारना पड़ेगा इसको। ये पैटर्न है लेने का। हमारा पर्पस क्या है कि जब हमने इन चारों टर्म्स को ऐड किया तो ऐड करने के बाद जो डी वाली टर्म है ना वो सारी की सारी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है? 4a इज 32। राइट? समझ में आ गया इतना? दिस इज द यूजुअल पैटर्न ऑफ टेकिंग 4 टर्म्स इन एपी। ए की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है? तो हमारी टर्म्स क्या बन गई? 8 माइनस 3d, 8 माइनस d, 8 प्लस d, 8 प्लस 3। ये टर्म्स बन गई हमारी। समझ में आ गया? अब तुम्हें प्रोडक्ट क्या दिया हुआ, देखो सॉल्व करना वही चीज कर रहे थे लंबे मेथड से। अब यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अब बताओ ये कितना डायरेक्ट हो जाता है? निकाला हमने भी वही था, लेकिन हमने लंबे वे से निकाला। समझ में आया? जो क्वेश्चन आपने 4 पेज में किया ना वो 1 पेज का सिमट कर रह गया, और कैलकुलेशंस भी इजी वाली आ गई। बात वही आई थी। यहाँ पे लिखोगे 64 माइनस 9d², 64 माइनस d² इज 7/15। ठीक हो गया? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। 15 इंटू 64 माइनस 135d², 7 इंटू 64 माइनस 7d²। अब होता क्या है, हम उलझ जाते हैं मल्टीप्लाई करने में। हाँ जी, 15 इंटू 64 मल्टीप्लाई करो। आपको कैलकुलेशंस के तब मार्क्स मिलते हैं जब हमारा क्वेश्चन होगा अरिथमेटिक का। यहाँ पर हमें दिख रहे हैं कि ये दो नंबर सेम है, तो आई विल गेट देम टुगेदर। फिर जो हम इतना पढ़कर आते हैं ना आगे वाली क्लासेस के, उसका दिमाग थोड़ा सा चलाते हैं हम कि even if I don't multiply, I can take 64 common and 15 minus 7. आपकी वैदिक मैथ्स यही है। This is what your Vedic math says. समझ में आ गया? तो ये आ जाएगा 64 इंटू 8 इज इक्वल टू 128d²। अब ये 64 2 और ये 4, तो d² हमारे पास आ गया 4। d की वैल्यू क्या आ जाएगी? +-2। अब आपने कहा था कि आपकी फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस +2 भी हो सकता है, कॉमन डिफरेंस -2 भी हो सकता है। आइदर केस में हम निकालते हैं। इफ इट इज a -3d, a -6, 8 - 6 कितना हो गया? 2। 8 - 2 कितना हो गया? 6। 8 + 2 कितना हो गया? 10। 8 + 3d 14। वही टर्म्स आ गए। समझ में आ गया? लेकिन अब जो काम है वो थोड़ा सा आसान अगर आपको लग रहा है तो इस चीज का ये ट्रिक है, ये स्मार्ट वे है, इसे हमें याद ही करना होता है। हमारा ट्रिक यही होगा दैट वी हैव टू रिमेंबर दीज 4 टर्म्स। बंद कर दो वो।
क्लियर हो गया इतना? समझ में आ गया हमें? राइट, दिस इज द ओनली वे आई कैन टीच यू कि यहाँ पर हमें 4 टर्म्स दी हो तो हमें ऐसे करना है, राइट? बाकी क्वेश्चन हो गए थे सारे? तो बेटा हमने नंबर भी तो वैसे लिए थे ना, टर्म्स कैसी ली थी, है ना? यहाँ पर हमारी, हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन आपकी एपी वही बननी चाहिए। उसने आपसे ए और डी नहीं कहा, उसने ये नहीं कहा फर्स्ट टर्म क्या है। और जो हमारी आई है वो हमारी फर्स्ट टर्म भी नहीं आई, वो हमारी ए की वैल्यू है। हाँ तो फाइंड द नंबर्स ये आ गए, दोनों केसेस में ये थे, उसमें लंबी कैलकुलेशंस थी, इसमें आसान है। समझ में आ गया ये हमें? क्लियर है कि नहीं? फाइन, चलो। आपको पिछले कोऑर्डिनेट में किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है, कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया हुआ कोई क्वेश्चन? क्वाड्रेटिक में हाँ, कौन सा? उसके अलावा कोई और डाउट? कुछ पढ़ रहे हैं हम पीछे? एपी पढ़ रहे हैं? एपी कोऑर्डिनेट में कुछ पढ़ा है हमने? हाँ जी, दिखते हो हमें बड़े अच्छे लगे हैं, इधर देखते हो, कुछ पढ़ रहे हो कि नहीं? मैं टेस्ट ले लूंगी थर्सडे को, कोऑर्डिनेट का टेस्ट होगा थर्सडे को। हाँ जी, ठीक है। हाँ बोलो बच्चे। करवाऊं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट फिर आज? यस, ठीक है। तो जो एब्सेंट है उनको फिर देखना पड़ेगा, राइट? कोऑर्डिनेट आती है सबको? अच्छी बात है। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन देती हूँ, एक बार करो इस क्वेश्चन को, करवाया हुआ वैसे मैंने क्लास में। ये आपको ना एक्सेस दी हुई है, लिखो कोऑर्डिनेट का ये, इसके बाद आई स्टार्ट। दिस इज ठीक है, और ये हमें दिया हुआ ए बी, P is a point on line segment AP such that AP ratio PB is 2:3. Find coordinates of A and B. चलो बताओ ये क्वेश्चन कैसे होगा? बस यही दिया, बिल्कुल हो जाएगा, मैंने क्लास में लास्ट क्लास में करवाया था। क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? पॉइंट ए किस पर है, किस फॉर्म में होगा? अगर एक्स एक्सिस में है किस फॉर्म में होगा? x, 0। पॉइंट बी किस फॉर्म में होगा? 0, y। रेशियो आपको क्या दी हुई है? एपी रेशियो पीबी। तो ये 2 है और ये 3 है। ये 3 किससे मल्टीप्लाई होगा? ए से। और ये 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? बी के कोऑर्डिनेट से। ठीक है, तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशियो के अकॉर्डिंगली जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, और जो कि हमें दिए हुए हैं 3:1। हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालेंगे फॉर्मूला से भी, बेस्ड ऑन फॉर्मूला भी अपने निकाल लेंगे, और एक्चुअल में हमें 3:1 दिए हुए हैं, तो वहां से हमारे पास इक्वेशंस बन जाएंगे। क्लियर हो गया? हमारे पास इक्वेशंस बननी शुरू हो जाएंगे फिर। तो 3 को मल्टीप्लाई किया हमने x से, 2 को मल्टीप्लाई किया 0, 3x + 0 डिवाइड बाय 2 + 3। ऐसे ही क्या आ जाएगा हमारे पास? 3 × 0 + 2y डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 3:1। दो पॉइंट्स जब इक्वल होते हैं तब हम क्या करते हैं? उनके x कोऑर्डिनेट्स भी सेम है और उनके y कोऑर्डिनेट्स भी सेम है।
यहां से अपने पास x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू क्या आई 5, y की वैल्यू क्या आई 5/2। Therefore कोऑर्डिनेट्स ऑफ a क्या हो गया 5 0, कोऑर्डिनेट ऑफ b क्या हुआ 0 5/2। समझ में आ गया इतना हमें? चलो इसके बाद हम करते हैं स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। लिख लो जिसने भी नहीं लिखा है, टेक योर टाइम, राइट डाउन। समझ में आ गया? Right? Section formula is broadly, your coordinate geometry is broadly based on two topics, two formulas, distance formula, section formula. Distance formula में मैंने बताया था आपको कौन से वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, आपकी बुक के क्वेश्चंस के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, और सेक्शन फॉर्मूला के भी सारे मैंने ब्रॉड पॉइंट्स आपको लिखवा दिए थे। उसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला है, सेंट्रॉइड है, लेंथ ऑफ मीडियन निकालना हो, या एक इक्वेशन वाला जो क्वेश्चन दिया कि दिस लाइन उसकी इक्वेशन है, वो डिवाइड कर रही है गिवन रेशियो में। ठीक हो गया? अगर दोबारा से करना है कोऑर्डिनेट रिवाइज तो आज मैं स्टार्ट कर दूंगी, डिपेंड्स, अगर नहीं आए बच्चे तो मैं नेक्स्ट क्लास मतलब अपनी रेगुलर दिखाऊंगी, आपकी रिवीजन क्लासेस लगा दूंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, बेसिकली होती क्या है ट्रिग्नोमेट्री? सबसे पहले तो यूज कहाँ आती है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट हाइट्स एंड डिस्टेंस। ये ना बहुत बड़ी डिबेट है कि हमारे पहले मैथमेटिशियंस थे, राइट, दे आर कैलकुलेटेड सन से कितना डिस्टेंस है, मून से कितना डिस्टेंस है, या हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट निकालनी है, या कुतुब मीनार जब बिल्ड किया होगा इतना बड़ा सा प्रोजेक्ट है, या एक लीनिंग टावर्स ऑफ पिज़ा बने होंगे, एंड वी टॉक ऑफ 300-400 इयर्स बैक, कहते हैं ना 300-400 साल पहले बना है, मॉन्यूमेंट है। तो उस टाइम पर, एंड वी बिलीव कि वहां पे इतनी मॉडर्न मशीनरी नहीं थी, इतनी टेक्निक्स नहीं थी, या हमारे पास वो कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं थे कि हम डायरेक्टली लेंथ निकाल सकते हैं या कैलकुलेशंस बहुत इजीली कर सकते हैं। तो उस टाइम पर ये स्ट्रक्चर्स कैसे बने हुए, तो व्हाट ऑल कैलकुलेशन टेक्निक्स दे हैड, राइट? अगर हम देखें सिमेट्रिकल वाइज, ताजमहल देखो सिमेट्रिकल वाइज बहुत अच्छा बना हुआ है ना, मिनरेट स्टार है उसके, और जिस एंगल पे पहली मिनरेट टिल्टेड है उसी एंगल पे दूसरी वाली टिल्टेड है, सबकी हाइट सेम है, राइट? तो ये सब चीजें कैसे बनी होंगी, उन्होंने क्या टेक्निक्स यूज की होंगी। तो इसके लिए जो टेक्निक यूज हुई थी, बिकॉज हमें जब भी निकालना है हाइट निकालनी है किसी भी चीज की या डिस्टेंस, हाइट का मतलब है वी ऑलवेज फाइंड द परपेंडिकुलर हाइट। हाइट का मतलब है हमें क्या निकालनी है, हमेशा परपेंडिकुलर हाइट, और डिस्टेंस है डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, यानी कि जिगजैग डिस्टेंस निकाल रहे हैं। जब भी हम दो प्लेसेस का डिस्टेंस निकालते हैं ना तो हम स्ट्रेट डिस्टेंस निकालते हैं, जिगजैग बाद में आता है कितना डिस्टेंस होगा, पहले एरियल व्यू ही निकलता है हमेशा। क्लियर हो गया? तो जब ये चीजें कैलकुलेट करनी थी तो सबसे इजी वे जो डिवाइस हुआ, उन्होंने क्या किया, हर एक चीज को राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में देखना शुरू किया। तो ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्टिंग पॉइंट ही क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो पहली चीज लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री ऑलवेज वर्क्स इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि उन्होंने या तो कहा कि हाइट निकालो या डिस्टेंस निकालो। तो हर एक चीज को ना, जब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स देखना है तो उन्होंने हर एक चीज को राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में देखना शुरू कर दिया। क्लियर हो गया? तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला काम है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट? हाइट है तो उसे हमने कहा परपेंडिकुलर, और अगर डिस्टेंस है तो वो हो गया बेस, एंड AC ऑफ कोर्स, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, राइट? नाउ इफ आई वांट टू मेजर द हाइट ऑफ कुतुब मीनार, मेरे पास कोई टूल नहीं है, मेरे पास कोई इंची टेप नहीं है, बड़ी सी मेजरिंग टेप की मैं जो शुरू से लगाकर लेफ्ट तक रो भेजूंगी और उसके डिस्टेंस निकालूंगी, आई हैव नो सच इंस्ट्रूमेंट्स, आई एम जस्ट स्टैंडिंग ओवर देयर और मुझे इसकी हाइट निकालनी है। तो हम क्या करते थे, दो तरह की चीजें यूज होती है, एक होता है सिमिलर ट्रायंगल्स जो हम बाद में करेंगे, अभी ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे क्या करते हैं। तो क्या होता था, यू आर स्टैंडिंग ओवर हियर, योर हाइट कंपेयर टू कुतुब मीनार, हम कहते हैं हम बहुत छोटे हैं, माउंट एवरेस्ट के आगे खड़े हो गए, हमारी हाइट बहुत छोटी,
ठीक है, तो द जो मैथमेटिशियंस थे पहले वाले, दे वर्कड अपॉन शैडोज, ठीक है, और एक चीज और है एंगल्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक काम तो आता है राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा काम आता है एंगल का। तो क्या होता था कि एक इंस्ट्रूमेंट बना था कि जैसे कि सिंपल सी बात है, सब हिल स्टेशन गए हो, शिमला साइड गए हो ना, कसौली साइड जाते हैं, तो क्या होता है वहां पे एक पॉइंट मार्क किया होता है, वहां पे ना वो एक दूरबीन सी एक लेकर खड़ा हो जाता है, टेलीस्कोप लेकर, कि यहाँ से वो पॉइंट देखो, सी यहाँ से वो पॉइंट देखो, करते हैं ना। एंड आई रिमेम्बर दे यूज्ड टू टेल यू, जरा अपने टेलीस्कोप को हिलाएंगे और कहेंगे वो देखो वहां पे वैष्णो देवी दिख रहा है, वो देखो वहां से राजा का महल दिख रहा है ना, ये सब पॉइंट्स कहते हैं ना। तो क्या किया उन्होंने, कभी जाना देखना जरूर इन चीजों को, वो देखो वो पता पढ़ा लिखा नहीं है, उसने क्या याद किया हुआ है, उसने सिर्फ एंगल्स याद किए हुए हैं, टेलीस्कोप को कितना टिल्ट करना है, कितना नीचे करना है, उसने वो सब चीजें याद की हुई। ठीक है, आप देखोगे द पर्सन हु इज मॉनिटरिंग दिस सिस्टम, उसने कुछ नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो कभी स्कूल भी नहीं गया होगा, उसने कोई ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी होगी, उसने क्या किया है, एक एंगल याद किया है। राइट, इफ आई हैव टू लुक एट दिस एसी, मुझे देखना है तो मैं ऐसे करके नहीं देख सकती हूँ, आई हैव टू टिल्ट माय नेक अपवर्ड्स, कोई नीचे चीज गिरी होगी, हम नीचे झुकेंगे, हम अपना हेड भी साथ में टिल्ट करते हैं। तो जब मुझे किसी चीज की हाइट मेजर करनी है, आई एम स्टैंडिंग हियर, मैंने क्या किया, यहां से उसके टॉप मोस्ट पॉइंट को देखा। तो हमारे पास क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अपनी बुक्स खोलोगे ना, उस इंस्ट्रूमेंट की पिक्चर भी आएगी, राइट, और उस इंस्ट्रूमेंट का एंगल्स निकालने के बहुत वे थे, पर बाद में जो सिस्टम आया, बुक्स निकालो। हाँ जी, क्यों हंस रहे हो? हाँ, हमारे पास जो सिस्टम आया इंस्ट्रूमेंट का, उसका नाम दिया हुआ देखो यहाँ पर, पेज नंबर 173, पेज 173 नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में है, बताती हूँ, ये दिया हुआ है पेज नंबर 195। एंगल्स निकालने शुरू किए, थियोडोलाइट दिया हुआ है, थियोडोलाइट surveying instrument which is based on the principles of trigonometry is used for measuring angles with the rotating telescope। ठीक है ना, मतलब मुझे आज से यहाँ से दूसरी वाली बिल्डिंग देखनी है, तो मुझे सिर्फ मेरा टेलीस्कोप ऐसे पड़ा है, आई जस्ट हैव टू टिल्ट इट एट अ पर्टिकुलर एंगल और मुझे डायरेक्टली वो दिख जाए, ये नहीं कि मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़े। तो कितने एंगल पे हम टिल्ट करेंगे अपने टेलीस्कोप को, ये वाला इंस्ट्रूमेंट वो बताता है। समझ में आ गया, राइट? तो इससे क्या किया, आप यहाँ खड़े हो, आपने अपने टेलीस्कोप को स्ट्रेट देख रहे थे, आपने कहा ऊपर देखना है, तो हमने टेलीस्कोप को किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर ऊपर कर दिया, राइट, उसे टिल्ट कर दिया, तो ये जो हमारे पास एंगल बना, इसको हमने मेजर कर लिया। अब ट्रिग्नोमेट्री ने क्या किया, ये जो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स बनी ट्रिग्नोमेट्री, इसने सिर्फ इस एंगल के बेसिस पर साइड्स की रेशियो निकाली। समझ में आ गया? तो ट्रिग्नोमेट्री में तीन चीजें होती हैं, एक तो होती है साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, फिर उनमें एंगल कौन सा बनता है, और फिर साइड्स में रेशियो कौन सी बनती है। ठीक है, लिखो, तीन चीजें हैं ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट विल वर्क इन राइट एंगल ट्रायंगल। ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी टॉपिक है क्योंकि चलता है एक ही वे से। सिर्फ इसमें मुश्किल पार्ट जो है ना आपका, वो है आपकी एक्सरसाइज 8.4 या 8.5, कौन सी वाली है, 8.5, 8.4 के ना क्वेश्चन नंबर 5, जो आइडेंटिटीज को प्रूव करना है, वो थोड़ी प्रैक्टिस के बाद आता है, इमीडिएट नहीं आएगा। इसका जो हाइट्स एंड डिस्टेंसेस है ना, वो 10 क्वेश्चंस करवाऊंगी ना जब, उसके बाद आप खुद ही करोगे कि मैं तो खुद सॉल्व हो जाते हैं, राइट? अब हमारे पास है राइट एंगल ट्रायंगल ट्रिग्नोमेट्री में। फिर दूसरी चीज होती है एंगल, और इस एंगल के बेसिस पर हम लेते हैं रेशियो ऑफ साइड्स। अभी तो सिमिलर ट्रायंगल्स हमने नहीं किया, साथ में अगर हम सिमिलर ट्रायंगल्स भी करते हैं ना, तो स्टैंडर्ड रेशियोज कुछ बन जाते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें हमने ली। अब देखो, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल फिक्स है, ये तो राइट एंगल फिक्स है, 90 डिग्री होगा। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, एक एंगल ए है और एक एंगल सी, ये दोनों क्या है आपस में? अच्छा, दोनों के मेजर्स क्या होंगे? लेस देन 90, मोर देन 90, एग्जैक्टली 90, मोर देन 90। एंगल सी, एंगल ए, दोनों लेस देन 90 होंगे, तो ए एंड सी को मैं लिख रही हूं, दे आर एक्यूट एंगल्स। ठीक हो गया, ए और सी को लिखा एक्यूट एंगल्स, दे बोथ विल बी एक्यूट एंगल्स। क्लियर हो गया? एंगल सी, एंगल ए,
90 के अलावा बाकी दो एंगल्स हमेशा एक्यूट एंगल्स होंगे। इतना हम एग्री करते हैं? ठीक हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री ने किया क्या है, उसने कहा आप इस एंगल को मेजर कर लो। उस पूरे ट्रायंगल के बारे में हम आपको सब कुछ बता देंगे, बस इस एंगल को मेजर कर लो। होता क्या है कि अगर कल मुझे एक 60 डिग्री वाला एंगल बनाना है, मैंने बेस फिक्स कर लिया कितना डिस्टेंस है, मुझे अगर 60 डिग्री पर अपने दूसरी वाली साइड को हाइपोटेन्यूज को इंक्लाइन करना है, तो इस बेस की हाइट आपकी आपके परपेंडिकुलर की हाइट और बेस की लेंथ एक पर्टिकुलर रेशियो में आ जाती। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या किया इसमें, यू टुक दिस राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज 90, दोनों में से कोई भी एक एंगल, अभी मैं ये वाला ले रही हूं, इसको मैंने ले लिया थीटा। ठीक है। थीटा के रिस्पेक्ट में इस एंगल पर खड़े होकर हम देखते हैं, जो ये स्टैंडिंग वाली परपेंडिकुलर वाली लाइन है, इसको मैं बोलती हूँ आई वर्क इन ऑपोजिट साइड, इसको मैं कहती हूँ ये एंगल के ऑपोजिट है, दिस इज ऑपोजिट साइड, या जिसे आप कहते हो परपेंडिकुलर, जो आपकी टीचर्स ने भी आपको लिखवाया होगा। आई एम लिटिल ओल्ड स्कूल, अगर आप ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री की पुरानी वाली बुक्स देखोगे ना, लाइक टू मूव सम 50 इयर्स बैक, तो ऑपोजिट साइड ही थी, परपेंडिकुलर्स नहीं बोलते थे। ये अब की सिस्टम में थोड़ी मॉडर्न एजुकेशन में परपेंडिकुलर बेस आना शुरू हो गया, पर आई वर्क इन ऑपोजिट साइड। थीटा के ऑपोजिट जो साइड होती है, जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं, और कौन सा एंगल होगा, एक्यूट एंगल। आपकी 10th क्लास की मैथमेटिक्स, 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री ओनली वर्क्स फॉर एक्यूट एंगल। आपके ले सकते हैं, तभी मैं कह रही हूँ, मैं थीटा जो भी लिया हमने, अभी फिलहाल मैंने ये लिया है, दूसरा वाला भी लेकर मैं बता दूंगी, नहीं वो बाद में देखते हैं, अभी यहाँ पर देखो। ठीक है, आई टेल यू, आराम से चलो। ये थीटा वाली ऑपोजिट साइड है, या इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। मुझे कुछ नहीं है, आप परपेंडिकुलर यूज करो या ऑपोजिट यूज करो, आई यूज ऑपोजिट साइड। ठीक हो गया, राइट। मेरा पर्सनल फेवरेट है कि मैं ऑपोजिट साइड में ही एंगल लिखती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा ट्रेडिशनल या ओल्ड स्कूल टाइप्स हो जाती हूँ उसमें। ठीक है। और जो थीटा के साथ वाली साइड है, थीटा के साथ वाली ये साइड है ना, जो उसके जॉइनिंग साइड है, तो इसको हम बोल देते हैं एडजेसेंट साइड। एक होती है ऑपोजिट साइड, थीटा से बिल्कुल कनेक्शन नहीं है, और एक जो जुड़ी हुई साइड है थीटा के साथ, उसे हमने बोल दिया एडजेसेंट साइड। थीटा क्या है, हमारा एंगल जिस पर खड़े होकर हम देख रहे हैं, हमारा व्यू पॉइंट ये है। ठीक हो गया। और इसको आप बोल सकते हो बेस। हाँ जी, तीसरी साइड कौन सी हुई, तीसरी साइड कौन सी हुई, हमने इसका नाम ले दिया, इसका नाम ले दिया, कौन सी साइड रह गई, बड़ी वाली सबसे लॉन्गेस्ट साइड, इसको मैं और हम सब बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, बिकॉज यही एक साइड है जो फिक्स है, इसका नाम फिक्स है, हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। अब क्या किया, हमेशा एंगल फिक्स होता है, एंड आई कैन शो यू टेबल ऑल्सो, पूरा वास्ट टेबल बना हुआ है। हमने इस एंगल के बेसिस पर रेशियो ऑफ साइड निकाली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर इस पॉइंट पे खड़ी हूँ और मेरा एंगल यहाँ पर मान लो 45 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो मेरा ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है कि जितनी आपकी ये लेंथ है और ये लेंथ है, ठीक है, इनकी रेशियो फिक्स होगी। ट्रिग्नोमेट्री ने कहा आपके बेस और ऑपोजिट साइड की रेशियो फिक्स होगी। अगर आपने एंगल लिया 45 डिग्री, कोई भी एंगल ले लो, 45 लिया, अगर मैं कल यहाँ पर खाकर खड़ी हो जाऊं, मैं को नहीं जी मुझे एंगल 45 ही बनाना है, पर ये डिस्टेंस पे बनाना है, तब आपका क्या होगा, आप 45 डिग्री का एंगल बनाओगे, आपकी ये वाली साइड भी थोड़ी सी और प्रोपोर्शनली बड़ी हो जाएगी, जो सिमिलर ट्रायंगल्स में भी हम पढ़ते हैं। तो इसी के बेसिस पर हमने साइड्स की ना रेशियो के नाम फिक्स कर दिए। 3 साइड्स हैं, तीनों की डिफरेंट पॉसिबल वेज में रेशियो ले ली। तो फर्स्ट क्या होता है, सबसे पहले हमने रेशियो बनाई, देखो ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो जब भी हमारी थीटा के, हम इस ऑपोजिट साइड को कहां से देख रहे हैं, जहां पे ये थीटा है, इस थीटा के ऑपोजिट में ये साइड थी और एक हाइपोटेन्यूज, एक तरह से ये रेशियो ले ली, और इस रेशियो को हमने नाम दिया साइन थीटा। सो रेशियो का नाम है साइन। तो व्हेनेवर आई एम टॉकिंग ऑफ साइन थीटा, मैं साइन रेशियो की बात कर रही हूँ, तो मैंने उस थीटा पे खड़े होकर ऑपोजिट साइड को देखा है और हाइपोटेन्यूज को देखा है। दिस इज व्हाट ट्रिग्नोमेट्री सेज। कल ये एंगल 45 हो जाए, 60 हो जाए, 50 हो जाए, 55 हो जाए, एनी एंगल,
आपकी साइन रेशियो क्या कहेगी कि आप जहां पर खड़े हो 55 डिग्री का एंगल लो, राइट, और ऑपोजिट साइड देखो और हाइपोटेन्यूज देखो। समझ में आ गया? ट्रिग्नोमेट्री जस्ट टॉक्स ऑफ रेशियो ऑफ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एंगल। एंगल के रिस्पेक्ट में रेशियो ऑफ साइड्स हमने क्या ली है? साइन रेशियो क्या हुई? ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, या जिसे आप बोलोगे परपेंडिकुलर। अगर आप स्कूल का सिस्टम फॉलो करोगे ना, एंड दे गिव यू दैट, एक वो आपको वो पूरा एक्रोनिम देते हैं कि ऐसे याद कर लो, अगर दिया होगा तो अच्छी बात है, वैसे याद कर लेना। हाँ, वो बिल्कुल देते हैं। मेरे टाइम आई डिडंट रिमेम्बर बिकॉज सर ने मुझे नहीं सिखाया था, और कहा था कभी सीखना भी मत, एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। तो मुझे पता है कि उन्होंने कहा था ये क्यों है, राइट, क्योंकि ये सिस्टम ऐसे बना है। हाँ, व्हेन यू गो फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ना, आपको ये ऑपोजिट और एडजेसेंट बहुत हेल्प करती है। सीरियसली, आई नोटिस दिस व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय कैट एग्जाम। तो मुझे लगा कि हाँ, उनकी सर की बात बहुत अच्छी थी, कंफ्यूज नहीं होते हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा एडवोकेट ज्यादा कर देती हूँ इस चीज को कि नहीं, यही पढ़ लो। अगर ये भी पढ़ रहे हो बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल, बिकॉज अपनी समझ है। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, समझ में आ गया? साइन थीटा। ऐसे ही एक और रेशियो हम लेते हैं, सॉरी मैंने रब कर दिया, लिख दिया हमने साइन थीटा, ये हमारी फर्स्ट रेशियो, ठीक है। ऐसे ही सेकंड रेशियो। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे खड़ी होकर थीटा 45 डिग्री, तो जस्ट एक एग्जांपल था, मैंने थीटा एंगल लिया, इसके साथ वाली अब मैंने ले ली एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। और इस रेशियो को, कि जब भी थीटा के साथ वाली साइड और हाइपोटेन्यूज की रेशियो ली जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं कॉस थीटा, कोसाइन थीटा। कॉस को भी इसकी फुल फॉर्म क्या है? कोसाइन। और साइन जो मैंने SIN sin लिखा है, इसको प्रोनाउंस हम साइन ही करते हैं, लेकिन इसकी फुल फॉर्म है ये साइन, ठीक है। लिखते हैं हम SIN ही है। कोसाइन को कॉस लिखते हैं, कोसाइन कॉस, शॉर्ट फॉर्म उसकी कॉस होगी, पूरा नाम है इसका कोसाइन। कोसाइन थीटा या कॉस थीटा ऑन द सेम। क्लियर हो गया? तो कॉस थीटा ने कौन सी रेशियो ली है? एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक हो गया। या जिसे आप क्या लिखोगे? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस एंगल के रिस्पेक्ट पर बेस क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है, उसकी रेशियो को हमने फिक्स कर दिया। क्लियर हो गया इतना, राइट। और एक थर्ड रेशियो है, जो तीन मेजर रेशियोज हम लेते हैं। हमने क्या किया? इस साइड और इस साइड को लेकर एक रेशियो बना ली, है ना। फिर मैंने ये वाली साइड और ये वाली साइड को लेकर भी रेशियो बना ली। कौन सी दो साइड रहेगी जिनकी आपस की रेशियो नहीं बनी? दिस एंड दिस। तो थर्ड रेशियो मेरे पास जो आती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब जो अनदर इंपॉर्टेंट या कह सकते हो, वो मैंने क्या लिया है? ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। और इसको मैंने लिख दिया tan थीटा। tan का पूरा नाम है टेंजेंट थीटा, पर शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं tan थीटा, ठीक हो गया। ट्रिग्नोमेट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंटरेस्टिंग भी उतना ही है और घूमना ही होता है इसमें। ये तीन चीजें, चार चीजें थोड़ी बहुत इसकी याद कर लो, उसके बाद सब ये चैप्टर जो है बहुत इजीली समझ में आते हैं, और एक स्टैंडर्ड वे है इसको करने का। कोई नया नहीं, इसमें से कोई ट्रिक निकलेगी या कुछ नहीं निकलेगा, बहुत स्टैंडर्ड वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। समझ में आ गया? तो ट्रिग्नोमेट्री पहली चीज है, वी टॉक ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल बना होगा, बाकी दो एक्यूट होंगे। तो ये थीटा की बात हो रही है ना, ये एक्यूट एंगल, सारे एक्यूट एंगल। तो क्या किया, पता क्या किया उन्होंने, कैसे ट्रिग्नोमेट्री बनी? उन्होंने कहा कि अगर हम 1 डिग्री पर एंगल लेते हैं तो साइड्स की रेशियो क्या होगी। अगर मैंने 2 डिग्री पे एंगल लिया तो साइड्स की रेशियो क्या होगी। अगर 10 डिग्री पे एंगल लिया तो आपस में साइड्स की रेशियो क्या होगी, राइट। तो इसके बेसिस पर ना ये देखो पूरा टेबल बना हुआ है फॉर वेरियस एंगल्स। आपको ये टेबल तो याद नहीं करना, अब आपके सिलेबस में वो चीज नहीं है, बट यू हैव, देखो, नेचुरल साइंस, नेचुरल कोसाइंस फॉर एवरी एंगल पॉसिबल। फर्दर एंगल को ब्रेक कर दिया मिनट्स में, वो भी पॉसिबल है। फर्दर मिनट्स को ब्रेक किया सेकंड्स में, वो भी हो जाता है, ठीक हो गया। तो आपके लिए सिर्फ स्टैंडर्ड एंगल्स है, इतना वास्ट ट्रिग्नोमेट्री आपको नहीं है अभी फिलहाल के लिए। आपको थोड़े से एंगल्स की वैल्यू याद करनी, समझ में आ गया? लिखो। अब ये सारे अलग से टेबल बना के लिखेंगे। आपने करना क्या है, तो मैंने समझाया ना, अब अलग से एक पेज ले लो। जब तक हम ट्रिग्नोमेट्री करेंगे, रोज आकर क्लास में ये चीज लिखनी है। हम आओ यहाँ पर बैठो और साथ के साथ लिखना शुरू करो। दिस इज माई एंगल थीटा,
तो मैं आपसे पूछूंगी साइन थीटा क्या है, तो आप यहां पर खड़े होकर देखोगे ऑपोजिट साइड, ये स्टैंडिंग ओवर हियर इस सी पॉइंट पे खड़े हो, ऑपोजिट साइड क्या हुई बताओ, ये रेशियो होती है ना, ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट साइड क्या हुई ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या हुआ AC। ठीक हो गया। फिर मैं पूछूंगी कॉस थीटा क्या है, आप खड़े हो पॉइंट सी पर, कॉस, हाँ क्या देखते हो, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो एडजेसेंट साइड कौन सी है BC अपॉन AC। उसके बाद मैं कहती हूँ tan थीटा रेशियो बताओ, तो tan थीटा में आपने क्या दिखा, ऑपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, और ये हमारी हो जाती है AB अपॉन BC। अच्छा tan थीटा की ना एक और चीज है, आपने ऑपोजिट बाय एडजेसेंट लिया है ना, इसका एक और फॉर्मूला होता है कि अगर आप साइन थीटा बाय कॉस थीटा करोगे तो आपके पास tan ही आएगा, इन दोनों का फ्रैक्शन बता दिया, ये कट जाएगा है ना, तो हमारे पास क्या बनकर आएगा tan थीटा। तो tan थीटा का एक और फॉर्मूला हमें याद करना है, वो क्या है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज tan थीटा। और जब हम कुछ समझ नहीं आता हम कहते हैं सबको साइन कॉस में चेंज कर दो, दिस इज वन वेरी बेसिक रूल जो शायद ही कोई सिखाए, कि जब कुछ समझ ना आए सबको चेंज करना शुरू करो आपस में, साइन एंड कॉस, बेसिक हमारी जो रेशियो, समझ में आ गई ये तीन, है ना, हमने कुछ नहीं किया है, हमने साइड्स की रेशियो को फॉर्म किया है, तो आपको ये तीन रेशियोज हैं ये याद ही करनी पड़ेंगी। मैं नहीं कहती आज याद हो गया कल फिर से आपको याद हो जाएगा, बिल्कुल याद रहेगा, इसको 10 बार लिखोगे तब जाकर याद, समझ में आ गया। तो यू हैव टू राइट दीज रेशियोज एवरी टाइम यू सिट इन दिस क्लास, जब तक पूरा हफ्ता ट्रिग्नोमेट्री चलेगी आराम से आना, चुपचाप से मैं कहूंगी फॉर्मूलाज लिखो, तो आपने लिखना है साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज लिखना है, पर जो भी लिख रहे हो ठीक है, तो ये लाइक समझ में आ गया। अब देखो मैंने तो कहा है ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, अब ये तो है बेसिक तीन रेशियोज, इसके साथ ही क्या आती है रेशियोज के रेसिप्रोकल भी होते हैं, है ना। आपने मुझसे नहीं पूछा, पहले क्लास में एक बच्चे ने पूछा था मैम हमने तो ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज लिया है, अगर हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट ले तब क्या करेंगे, तब भी सेम है। तो हर बार इसमें क्या होता है, इससे के साथ ना हमने कुछ नहीं लिया, हमने इस रेशियो का रेसिप्रोकल लिया है, हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट, तो इसे हम बोलते हैं 1 बाय साइन थीटा, ठीक है, जो कि क्या हो जाता है हाइपोटेन्यूज बाय ऑपोजिट साइड, और इसको हम नाम देते हैं, लिखो कोसेकेंट थीटा। ये 6 रेशियोज हैं, इसी का आगे रेसिप्रोकल 1 बाय साइन का रेसिप्रोकल लेते हो, साइन का रेसिप्रोकल लेते हो तो वो बनती है कोसेकेंट थीटा, इसका पूरा नाम है देखो कोसेकेंट। समझ में आ गया, पूरा नाम क्या है इसका कोसेकेंट थीटा, क्लियर हो गया। ऐसे ही मैंने कॉस का भी रेसिप्रोकल लिया, क्या बन जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड, और इसको हम बोलते हैं सीकेंट थीटा, सेक थीटा होता है इसको, मतलब शॉर्ट फॉर्म में सेक बोलते हैं, या इसका पूरा नाम है सीकेंट थीटा, लिखते हैं हम SEC सेकियन। क्लियर हो गया। आज मैं रेशियोज ही करा रही हूँ, कोई चैप्टर नहीं स्टार्ट करवा रही, कुछ भी नहीं करवा रही, मैं सिर्फ रेशियोज पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। अगर ये चीज याद हो गई ना ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगी, अगर ये याद कर लिया, इसको समझ लिया, और मैं नहीं कह रही कि आपको एक बार में समझ में आएगा, पूरा हफ्ता करवाऊंगी तब भी समझ नहीं आएगा, फिर भी हम कंफ्यूज होंगे, तो हमें ये याद करना है, रट्टा मारना है, 1 महीने के बाद कुछ समझ में आना शुरू होगा एंड देन यू विल बी कंफर्टेबल कि हाँ ये चीज ठीक है। बहुत इजी है, डरा देते हैं क्योंकि समझाता कोई नहीं, बहुत इजी चीज है, ठीक है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बार में करवा दिया समझ में आ गया, बिल्कुल समझ नहीं आएगा, 10 बार करना पड़ेगा, जो मैं क्वेश्चन नंबर 5 बता रही हूँ ना, 10 से 15 बार करोगे एक एक क्वेश्चन को, तब जाके समझ में आएगा कि अच्छा हो क्या रहा है। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो पढ़ते हैं ना समझ आता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ, क्या हो कराया, हमने क्या पढ़ा है, कुछ समझ नहीं आता, इज द मोस्ट प्रैक्टिकल टॉपिक,
घर बनाना है, कंस्ट्रक्शंस है। इनफैक्ट आई विल शो यू दैट कार्टून आल्सो, टॉम एंड जेरी देखा हुआ किसी ने? ये मीम्स बहुत बनते थे उसके, दैट हाउ ट्रिग्नोमेट्री, टॉम एंड जेरी यूज ट्रिग्नोमेट्री, और वो खंबा जो होता है वो टॉम के ऊपर गिराता है। दैट इज अ पॉपुलर मीम, मैं आपको दिखाऊंगी, यहाँ पर प्ले करूंगी। एंड आई एक्चुअली सेव्ड इट व्हेन आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस। पहले देखते थे तो मैंने उसे सेव किया था, और हर बार मैं प्ले करती हूँ यहाँ पे। देखो एक्चुअल उसने ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया है कि अगर मैं इस एंगल पर उस पेड़ को कट करता हूँ तो वो इस एंगल पर जाकर एग्जैक्टली उसके हेड पर हिट करेगा। ठीक है, तो 1/cos थीटा इज हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड, सीकेंट थीटा इसको नाम दिया। अब ऐसे इस बेचारे की भी रेशियो रेसिप्रोकल ले लो, 1/tan थीटा। इसको हम क्यों छोड़े? हाँ, इसको हम लिखते हैं एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड, या जिसे आप लिख लोगे बेस बाय परपेंडिकुलर, इफ यू रिमेंबर दैट वे। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं कॉट थीटा। पूरा नाम इसका है कोटेंजेंट थीटा। अब हर बार तो कोट टेंजेंट लिखने से रहे, तो हमने 3 वर्ड उसके उठा लिए हर एक रेशियो के, कॉट। ठीक है, कोसेकेंट में क्यों नहीं कर सके? क्योंकि ये कोसेक है ना। तो अगर हमने कॉस ही लिया होता तो ये लिख रहे हैं या ये लिख रहे हैं, क्लियर नहीं होता, तो हमने उसे कोसेक लिख लिया। हमारी 6 रेशियोज ब्रॉडली ये है, समझ में आ गया? अब हमें काम क्या करना है, इन्हीं रेशियोज को एंगल चेंज करके लिखते हैं। चलो आ जाओ, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। ये हमारा है पॉइंट ए, ये बी और ये सी। आप पहले कहां पे खड़े थे? सी पर। अब मैंने थीटा को ले लिया यहाँ, दैट्स व्हाई आई डोंट टेक ए सी, मैं थीटा लेती हूँ कि कहां पर खड़े हो, उस पर जाकर, उस पॉइंट पर जाकर खड़े हो जाओ। ठीक है, तो साइन थीटा हम क्या बनाएंगे, यहाँ पे खड़े होकर ऑपोजिट साइड कौन सी हो जाती है? साइन थीटा बोलती है ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा में हम क्या लिखेंगे? बीसी। हाइपोटेन्यूज क्या होगा? समझ में आ गया? फिर हमारे पास है कॉस थीटा। बेटा इसका तुम सोचो ना, यहाँ पे तुम खड़े हो, इसका बेस ये होगा परपेंडिकुलर में, इसके ऑपोजिट साइड। तभी मैंने कहा ना, मैं आई वर्क इन ऑपोजिट साइड। इसके ऑपोजिट में कौन सी साइड है? वो है साइन। ठीक है, एडजेसेंट कौन सी है? जो इसके साथ जुड़ी हुई है। दैट्स व्हाई आई फाइंड इट वर्किंग। कुछ लॉजिक था, ये बना था कंफ्यूज ना होने के लिए, पर हमें कहते हैं हम फॉर्मूला याद रख लें। और tan क्या होता है? tan थीटा इज, अब थीटा यहाँ पर है, tan कहता है लुक एट द ऑपोजिट साइड, लुक एट द एडजेसेंट साइड, और इनकी रेशियो फॉर्म करो। तो ऑपोजिट क्या है? BC, एडजेसेंट क्या है? समझ में आ गया? राइट, अब ऐसे लिखो, चलो साइन का रेसिप्रोकल लिखो। नहीं लिखोगे? सच में कह रही हूँ, लिखो। हाँ, 1/sin भी लिखो आगे। चलो 1/sin क्या बोलते हैं इसको? साइन है ना, साइन में एस नहीं आएगा, को सी से शुरू होगा, इसका रेसिप्रोकल वो है कोसेकेंट। समझ में आ गया? कोसेकेंट थीटा, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड, विच इज इक्वल टू AC अपॉन BC, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे 1/cos थीटा। सीकेंट, cos C से स्टार्ट होता है, इसका रेसिप्रोकल S से स्टार्ट होगा, मतलब ये सेम सेम तो कभी आते ही नहीं है। साइन में कोसेकेंट है, कोसेकेंट में सेकेंट है। अभी तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है ना? AC अपॉन, ठीक है। फिर हमें क्या करना है? 1/tan थीटा किसके इक्वल होता है? कॉट, कोटेंजेंट थीटा। और इसको हम क्या लेते हैं? एडजेसेंट साइड बाय ऑपोजिट साइड। अच्छा, इसके साथ में एक और चीज लिख लो, इससे आप क्या लिखोगे? cos थीटा बाय साइन थीटा, और ये होता है साइन थीटा बाय cos थीटा। ये चीजें सच में कह रही हूँ आगे बहुत हेल्पफुल रहेगी। अभी 4-5 बार लिख लोगे ना इस हफ्ता पूरा, आपको सच में याद हो जाएगा एंड तक। cos बाय साइन, और ये हमारे पास आ जाएगा BC अपॉन। कितना क्लियर है? ट्रिग्नोमेट्री यहीं से कल फर्दर